हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट के लिए क्लासेस चला रहे हैं और सीटेट के लिए जो क्लासेस हैं उसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। ये मेरा खुद का पेपर है, किसी और का नहीं है। आप लोग चेक कर सकते हैं। 8 जनवरी 2022 को हुआ था, 9:30 से 12 की शिफ्ट में था, जिसमें मेरी जो सब्जेक्ट थी वो हिंदी और इंग्लिश मैंने इसमें चूज की थी। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने जो आपके लिए क्लास स्टार्ट की है वो की है सीडीपी की। अब तक 11 क्लास करा चुका हूँ। ये सारी की सारी क्लासेस पेपर से रिलेटेड है, मतलब पेपर जो आपके सीटेट लेता है उन्हीं पेपर्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सीटेट की खास बात है कि वो 90 से 95% क्वेश्चंस को रिपीट करता है और जो लैंग्वेज होती है थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, टॉपिक्स जितने भी है, उन्हीं से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से सॉल्व करने का मौका मिल रहा है तो उसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा। और यूट्यूब पर तो सिंगल एक मैं ही हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन दे रहा है। बाकी सब प्रैक्टिस में लगे पड़े हैं, थ्योरी में लगे पड़े हैं, बैच में लगे पड़े हैं। हम थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन पेपर का सॉल्यूशन कराना ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि पेपर में आता क्या है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपके लिए सीडीपी की क्लास चल रही है जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। बाकी मैथ्स की क्लास चल रही है, मैथ्स पेडागोगी की क्लास चल रही है, और भी जो टॉपिक्स है हिंदी इंग्लिश की क्लास वो भी आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। सीटेट 2023 जुलाई का हो या दिसंबर का हो, 24 में हो 25 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपडेट रहते हैं कंटेंट के साथ तो आप वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट ले जाएंगे। और इन क्वेश्चन पेपर को जो मैं सॉल्व कर, जिस बंदे ने 20 मेरी वीडियो देख ली सीडीपी की, उसके 30 में से 30 किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं ले रहा हूँ। ठीक। बाकी आप लोग समझदार हैं, सीट बीएड करके आए हैं, बीटीसी करके आए हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद किया है तो आप 23 24 25 साल या 22 साल के तो होंगे। आपसे समझदार कौन हो सकता है। और टीचिंग लाइन में पड़ा हुआ बंदा तो वैसे ही बेरोजगारी का मारा होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों की समझदारी आपके काम आएगी और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सीडीपी की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की एक डिमांड आ रही थी कि सर मैराथन क्लास ली जाए लगभग 10-12 घंटे की, तो वो भी क्लास हम आपके लिए जल्द ही कंडक्ट कराएंगे। क्लियर है। तो टेंशन मत लो, पढ़ते रहो और अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है सीडीपी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील विशेषता है। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाए तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की है ये आपको पता होना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की बात जो की है वो की है जॉन डीवी साहब ने। किसने की थी? जॉन डीवी साहब ने की थी प्रगतिशील कक्षा की। क्लियर। तो प्रगतिशील कक्षा की जब बात की थी तो जॉन डीवी साहब ने की थी। एक ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर बच्चों को एंगेज किया जाए, उनके साथ डिस्कशन किया जाए, उनको एक्सप्लोरेशन के मौके मिले, अनुसंधान के मौके मिले, नवाचार के मौके मिले, नए नए आइडियाज को वो वहां पर लाएं। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखी जाती हैं और बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, बच्चे की भागीदारी न्यूनतम हो। आप बच्चे की भागीदारी को एक्टिवली पार्टिसिपेट, मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, तो बच्चे की भागीदारी न्यूनतम ना हो, अधिकतम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा जाता है, जीन पियाजे साहब ने कहा था। ठीक। तो जब सक्रिय ज्ञान का निर्माता है तो फिर वो भागीदारी न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। आप कंट्रोल करने की क्यों बात कर रहे हो? एक क्लासरूम डिसिप्लिन में होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन एक क्लासरूम अगर प्राथमिक कक्षा का है, जूनियर लेवल का है, तो वहां पर आपकी डेमोक्रेसी फॉलो होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है तो ये समझिए, चाहे देश की बात करें या फिर क्लासरूम की बात करें, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको देखने को मिलनी चाहिए, जहां बच्चा अपनी क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को आपके सामने रख सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लासरूम को कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चा अपने क्वेश्चंस को टीचर से पूछ ही नहीं पा रहा है, वहां पर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया आपका। क्लियर है। नेक्स्ट है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। देखिए, तय मत करिए, जो समय सारणी है, जो आपका टाइम टेबल है और जो आपके बैठने की व्यवस्था है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लचीली। कैसी होनी चाहिए? लचीली होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो आपका बैठने का तरीका है या जो आपका
टेबल है। अगर आप उसको तय कर देंगे, व्यवस्था को तय कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, आपने बोल दिया कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है या प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसको फर्स्ट शिफ्ट दी जाए, और जो बच्चे थोड़ा कम जानते हैं, गिफ्टेड नहीं है, औसत है, एवरेज के स्टूडेंट है, आप उनको क्लास के लास्ट में बैठा लीजिए, बैक वेंचर जैसे आप बोलते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ सकती है, यानी कि अलगाव या भेदभाव की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो सकती है, जो कि एक कम्पिटिटिव की भावना को बनाता है, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाता है, एक अच्छी कक्षा के लिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए बेहतर नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है गतिविधि या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, उसके अंदर जो मूल्यांकन है, करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, गतिविधियां कर रहा है, एक्टिविटीज को कर रहा है, और ऐसे समय में आप मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं चीजों का, तो इसका मतलब ये एक बेहतर प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट माना जाएगा। अगर गतिविधियां करते समय, कार्य करते समय आपका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट भी बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और हर मैंने पिछला पेपर वगैरह आया था उसमें आया था फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक, ये वाला जो होता है स्पेशली जब भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको ड्यूरिंग द स्टडी देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द स्टडी। क्लियर। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग द स्टडी होता है, जिसे हम रचनात्मक आकलन कह सकते हैं। एक होता है समेटिव असेसमेंट, जिसे हम ऐसे बोलते हैं, जिसे हम योगात्मक आकलन कहते हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा इसका भी। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। आप में से बहुत सारे बोल रहे होंगे कि सर इसके आंसर दे रखे हैं, तो देखिए भाई मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीटेट ने पेपर ही दिया ऐसा, तो ये तो दे रखा है। क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स while fill in the blank the use of fine motor skills। दो प्रकार की मोटर स्किल्स हैं, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होती है फाइन मोटर स्किल्स। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर देता हूं। एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल, और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक, तो दो प्रकार की मोटर स्किल आपको देखने को मिलेंगी, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होती है फाइन मोटर स्किल्स। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं, इसको और इसको, तो इसको बोलेंगे हम फाइन को सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, और इसको बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। तो दो प्रकार के आपको कौशल देखने को मिलते हैं, एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरा होता है स्थूल गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स की बात की जाती है तो यहाँ पर जो मसल्स आपकी कार्य करती हैं, स्मॉल मसल्स, जो स्मॉल मसल्स होती हैं वो आपका कार्य करती हैं। मैं यही सोच रहा था कि अभी चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, और वही हुआ। हमारे एडिटर साहब चाय ले आए, नमकीन भी लाए, क्या बात है भाई। 2 मिनट का तो होता है ना। ठंडा पानी लाए हो, बहुत बढ़िया। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट करने का टाइम है लगभग 12 बजे हुए हैं रात के। चाय मिल गई। इस पर कभी नाम होगा सरकारी भारत, तब ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है। नहीं, एडिटर साहब का काम बेहतर है, अच्छा है। तो जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसके अंदर आपका क्या होता है, स्मॉल मसल्स कार्य करती हैं, यानी कि छोटी मसल्स आपकी कार्य करती हैं। जैसे आप छोटी मसल्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी आई है, आंख है, और आपका ईयर है, या आपके फिंगर्स हैं, क्या हैं आपके फिंगर्स हैं, ये सारे के सारे अगर कार्य करते हैं, आंख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, टच एंड फील वाले जो मटेरियल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी मसल्स आपकी कार्य करती हैं फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत। दूसरी है स्थूल गतिक कौशल। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर लार्ज मसल्स कार्य करती हैं,
लार्ज मसल्स। क्लियर है? क्या कार्य करती है? लार्ज मसल्स आपकी यहाँ पर कार्य करती हैं, यानी कि लार्ज मसल्स के अंदर आप बात करते हो, आपका दौड़ना आ गया, रनिंग की अगर बात करें आप, तो ये लार्ज मसल्स का पार्ट होंगी। और या जंपिंग की बात कर सकते हो आप, ठीक, भागना हुआ, दौड़ना हुआ, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट होते हैं, जबकि फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट होते हैं आई, ईयर, फिंगर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रॉस स्किल्स का पार्ट क्या होगा। देखिए, रनिंग होता है, ग्रेस्पिंग का मतलब होता है पकड़ना वगैरह, ये नहीं, स्पिनिंग नहीं होगा, स्क्रिबलिंग बकबक करना कुछ नहीं होगा। बाकी ड्राइंग का मतलब होगा, ड्राइंग का मतलब आपकी फिंगर्स कार्य करेंगी, आपके ईयर कार्य, हाँ, ईयर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिंगर्स और आई का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, रनिंग ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट हो जाएगा, जबकि आपकी फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो बहुत अच्छा था, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसके अंदर डबल टाइप से नहीं है क्वेश्चन, कहाँ भागे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ, कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म अंडरस्टैंडिंग को सुसाध्य करने में सहायक है? आपसे पूछा है कौन सा सहायक है। आप मेरी आज मेरी जीभ और जल गई भाई। आई लव टी। चलिए, तो संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक क्या है? कौन सी चीज होगी जो सहायक होगी? दंड कभी भी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम के लिए सहायक नहीं हो सकता। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, और इसकी तो बात भी की गई एनी आरटीई एक्ट की बात करें, आरटीई एक्ट 2009 की बात करें, जो कि आपका 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था, और इसकी जो धारा नंबर धारा जो 17 है, इसके बारे में बात किया गया है, शोषण के बारे में। और शोषण में बोला है कि आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते, पिटाई बच्चे की नहीं कर सकते, ये सभी के सभी बाल अपराध के अंतर्गत आएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई की जा सकती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो दंड तो होगा ही नहीं। प्रतियोगिता की मैंने हमेशा मना किया है, आप प्रतियोगिता बच्चों के अंदर ना ही कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि अलगाव की भावना, भेदभाव की भावना बच्चों के अंतर्गत पैदा हो सकती है। भेदन और अभ्यास, आप भेदन और अभ्यास पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या प्रैक्टिस ही कराते रहेंगे? बच्चे को आप समझाइए, चर्चा कराइए, संवाद कराइए, डिस्कशन कराइए, एंगेज करने का प्रयास कीजिए, एक्सप्लोरेशन, नए नए विचारों का विकास कीजिए, इनोवेशंस का प्रयोग कीजिए। कहाँ आप वेदन अभ्यास के चक्कर में पड़े हुए हैं? चर्चा कराइए, संवाद कराइए, डिस्कशन सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर? तो आसान, यार बहुत सरल सरल सवाल पूछे जा रहे हैं सीटेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष विद्यार्थी स्वयं करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी पार्टिसिपेट करके सीखते हैं? देख लो भाई, जो मैं बोलता हूँ वही आ जाता है। सक्रिय भागीदारी अगर आए तो आप लर्निंग बाय डूइंग, इसको मानिए भाई, यानी कि करके सीखना, करके सीखना, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आप जोर दीजिए। विद्यार्थी स्वयं पहल करके वह चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो देखिए, प्रतिपादक शिक्षण के अंतर्गत बात नहीं होती है, व्यवहारवादी के अंतर्गत बात नहीं होती है। व्यवहारवादी आप कोई बता सकते हो किसी का? व्यवहारवादी थे बुड़वर्थ साहब। अनुकरण करके इमिटेशन की तो बात होती नहीं है, इमिटेशन के अंदर का बच्चा कहाँ चर्चा कर पाएगा, ठीक, कहाँ सक्रिय भागीदारी निभा पाएगा, वो तो नकल करने में लगा पड़ा होगा। अगर बात की होगी सामाजिक संरचनावादी की बात होगी, तो वहां पर वो बच्चा सक्रिय भागीदारी निभाएगा। और सामाजिक संरचनावादी करें तो यहाँ पर जो बात की है वो लेव वाइगोस्की साहब ने की है, लेव वाइगोस्की। क्लियर? तो लेव वाइगोस्की साहब ने सामाजिक संरचनावाद की यहाँ पर बात कीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे का विकास होता है, इसकी बात क्लियर। बाकी इसके आंसर्स दे रखे हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार आता है? देखिए भाई, लेव वाइगोस्की साहब आ गए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, बच्चा समाज से सीखता है, ये इन्होंने बोला था। तो
इनके अनुसार है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं और बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, जिनमें वे वे कार्य में शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बात तो सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ये वाली बात बिल्कुल गलत होगी, मात्रात्मक रूप में गलत नहीं सोचते। देखिए लाइव वाइगोस्की साहब ने बोला क्या था, ये भाई साहब बड़े खतरनाक आदमी हैं, लेव वाइगोस्की। ये जो लेव वाइगोस्की साहब हैं, इन्होंने सामाजिक संस्कृति की बात की थी, समाज से बच्चा सीखता है। और अगर बात करें तो इन्होंने दो प्रकार की बातों के बारे में बोला कि देखिए बच्चा जो होता है, जो बच्चा होता है, जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनसे ज्ञान का थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। क्लियर? तो जो मात्रात्मक, एक होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक, और दूसरा होता है गुणात्मक। तो इन्होंने बोला था कि जो गुणात्मक रूप से तो बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है। गुणात्मक रूप से क्या होता है, अलग अलग होता है, और मात्रात्मक रूप से सेम होता है। एक बात बताइए, अगर कोई 5 साल का बच्चा है, 10-20 बच्चों को बैठा दो, तो उनकी बुद्धि को तौलोगे तो भाई एक ही है, मात्रात्मक मात्रात्मक बुद्धि तो सबके पास वही है, किसी का 200 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, जो भी हो, ठीक, बुद्धि तो वही है आपकी, जो आपके मटेरियल ऑर्गन्स भरे हुए हैं। क्लियर? बुद्धि तो वही है, मात्रा तो वही है, लेकिन उनकी गुणात्मक रूप से अलग है, यानी कि उनकी क्वालिटी अलग है, क्वांटिटी सेम है। तो इन्होंने बोला था मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, मात्रात्मक रूप से ना सोच के वो गुणात्मक रूप से सोचते हैं, ये होता। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज, ऐसा वाइगोस्की सामने कहीं बोला ही नहीं है कि बच्चे कोरी स्लेट के रूप में होते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ऐसा नहीं बोल सकते, बच्चों की क्षमताओं को इन्होंने बहुत ज्यादा आंका है। तो ये भी गलत होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया भाई, लगाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, अब कौन सा सही होगा बताइए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, बात तो ठीक लग रही है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, केंद्र ही क्यों होना चाहिए, सभी शैक्षिक गतिविधियों का, ना जी ना। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए सभी, एक तो ये वर्ड हो गया सभी, एक तो वर्ड बन गया ये सभी। शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, सबका केंद्र क्यों होना चाहिए भाई, सबके केंद्र अलग अलग होने चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली, एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। अगर एक बार परीक्षा ली जा रही है तो इसे तो हम ऐसे बोलेंगे ना, यानी कि समेटिव असेसमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन कहते हैं, योगात्मक आकलन कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है, कभी भी आप बच्चों को रैंक नहीं देंगे। कितनी बार बोलूं भाई, मेरे को रात के 12 बज गए, चाय पीते पीते थक गया मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, मैंने 50 बार बोल दिया वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर अपने, बच्चे को आप कभी भी रैंक नहीं देंगे, बच्चे के कभी भी लेवलिंग नहीं करेंगे, कभी भी उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कभी भी उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके आंसर को गलत कर देंगे। रैंकिंग देना, लेवलिंग करना, और डिस्क्रिमिनेशन करना, एलिमिनेशन करना, ये सारे के सारे आंसर आपको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और ऐसा नहीं करेंगे, चाहे आप कम्पिटिटिव की भावना ही प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करते, ये गलत हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन जरूरी बनता है, और ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, बताइए क्या होगा। मजा आ गया भाई, चाय बसता है, अब बाद में ही पियेंगे, पहले सवाल करा दे, 3-4 बचे। बच्चे सर्वप्रथम, अच्छा अभिकथन दे रखा है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं, बात तो ठीक लग रही है, और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं।
बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? सबसे पहली टीचर जो मानी जाती है बच्चे की माँ मानी जाती है। तो बच्चे का सबसे बड़ा पहला जो परिवार होता है उसी से क्या करता है बच्चा, व्यवहार के जो तरीके सीखता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे गालियां देते हैं। गालियां, गालियां कर दिया मैंने, गाली को बहुवचन बना दिया, गालियां आज। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गाली देते हैं क्योंकि उनके जो माहौल है, उनका जो परिवार का माहौल बना हुआ है, आसपास का जो माहौल बना हुआ है, उसका उन पर इफेक्ट है। लेकिन एक हाई जो हाई क्वालिटी फैमिली हो वहां पर देखिएगा, वहां पर अगर देखोगे तो बच्चा ऐसा नहीं करता है। तो ये एक पहला रेस्पॉन्स जो दिखता है उसके परिवार से और उसके आस पड़ोस से देखने को मिलता है। और मूल्यों में जीवन के मानदंडों को जानते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट मुझे तो सही लगा है। अब ए स्टेटमेंट सही है, तो यहां देखिए ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये तो वैसे ही निपट गया। क्लियर है? तो इससे तो मतलब ही नहीं। परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। भाई मेरे को यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यानी कि जो समाजीकरण की संस्थाएं बताई हैं, दो संस्था बताई हैं, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। अगर हम बात करें प्राइमरी एजेंसी की और हम बात करें सेकेंडरी एजेंसी की, प्राथमिक संस्था की और द्वितीयक संस्था की, प्राथमिक संस्था की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका परिवार आ जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फैमिली। परिवार देखने को मिलेगा, आस पड़ोस देखने को मिलेगा, आस पड़ोस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? और द्वितीयक की बात करें, सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर आपको आपका स्कूल देखने को मिलेगा, आपको मीडिया देखने को मिलेगी, आपको टीवी देखने को मिल सकती है, टेलीविजन सब ये जो देख रहे हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है, सेकेंडरी का ही है। ऑनलाइन एजुकेशन भी क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन भी सेकेंडरी का पार्ट है। तो ये सारे के पार्ट सेकेंडरी एजेंसी के होते हैं। जबकि परिवार और आस पड़ोस की बात करें तो ये प्राथमिक संस्था होती है। ये बोल रहा है परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक अभिकारक है, द्वितीयक ना होके प्राथमिक है। दूसरा वाला गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन में ही है, बाकी तो सारे के सारे ऑप्शन बोल सकते हो ना वाहियात हैं। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। जिसमें बच्चा पढ़ने में थोड़ी सी समस्या और बच्चे को देखने को मिलेगी और लिखने में देखने को, पढ़ने और लिखने में, पढ़ने में और लिखने में दोनों में। कभी आपके ऑप्शन पढ़ने पे देता है, कभी आपके ऑप्शन लिखने में देता है। हालांकि इस वाले में दिया है लिखने के ऊपर, और लिख रहा है तो पढ़ रहा होगा उसी आधार पे। तो यहाँ पर एक होता है डिस्कैलकुलिया, जिसको बोलते हैं जहां गणना संख्या ना कर पाए बच्चा। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, ऐसा कुछ नहीं होता है, कम ध्यान अवधि कुछ नहीं होता है इसमें। बार बार स्वभाव बदलना कोई मतलब नहीं है। अपमानजनक व्यवहार कोई मतलब नहीं है। बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में लिखना। बच्चा क्या करता है, बी को लिख देता है डी ऐसे करके, और 21 को लिख देता है 12। क्या लिख देता है, 21 को 12 लिख देता है, बी को डी लिखता है। तो यहाँ पर बच्चे को अगर बी को डी लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, तो अगर इस प्रकार की समस्या है तो वो पढ़ नहीं पा रहा है। 21 को 12 पढ़ रहा है, इसका मतलब उसे पढ़ने की समस्या उसको अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। आसान सवाल पूछा है। अरे मेरे के खाई के पान बनारस वाला। चलिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। तो चेक करते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कम होने की संभावना है। सही है भाई। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की बात करें, अगर ये होगी तो उनकी उपलब्धि बढ़ने की संभावना है, ना कि कमी होने की संभावना। क्योंकि एनईपी 2020 के अंदर बोला गया है, एनसीएफ 2005 में भी बोला है, आरटीई एक्ट 2009 में भी बोला है, सब में बोला है कि जो बच्चे की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। प्रासंगिक पाठ्यक्रम की कमी होनी चाहिए। प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो लेकिन कमी नहीं होती, उससे बढ़ोतरी होती है। सामाजिक बहिष्कार, आप बहिष्कार तो करेंगे नहीं, उपलब्धि होगी नहीं बहिष्कार से, तो सामाजिक सहयोग से वृद्धि होती है। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में
वृद्धि होने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज का लास्ट क्वेश्चन 10 ही सवाल करेंगे भाई हम। सार्थक अधिगम, मीनिंग बेस्ड लर्निंग बोल सकते हैं एक तरीके से। मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, ज्यों का त्यों उत्पन्न कर रहे हो आप, यानी कि इमिटेट कर रहे हो, नकल की बात कर रहे हो यहाँ पर। क्लियर है? तो ये तो गलत हो जाएगा, इमिटेट करने की बात नहीं होगी, अनुकरण की बात नहीं होगी। जैसे को तैसा करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये भी गलत है। मैं विश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन या सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया है। आप एनालिसिस कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित नहीं होनी चाहिए, संदर्भित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है तरीका बिल्कुल सही। बाकी सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कल करेंगे, 10 क्वेश्चन परसों करेंगे, मतलब डे वाइज करते रहेंगे। बाकी आप लोग समझदार है। मेरा चाय का टाइम हो गया भाई, चाय पीनी है मुझे, परेशान हूँ मैं। और आप लोग क्लासेस का बेनिफिट लेते रहिए और ये क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। बाकी मैराथन क्लास का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। बाकी आप लोग जानते ही हो, होशियार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।